एग्जाम 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 एग्जाम, बहुत तंग नहीं आ गए हो एग्जाम से? आई अंडरस्टैंड, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, मम्मा पापा सब दिन भर बस स्कूल लाइफ के बारे में ही पूछते होंगे ना। एंड ऑल्सो ये भी पूछते होंगे कि तुमने एग्जाम की कितनी प्रिपरेशन की, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, 9th 10th है, 4 4 5 5 6 6 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है। बट I understand. Here's a one-stop solution to all your study-related problems. Hi to all my young minds. This is Sneha Tavi from Team AICP, and today I'm gonna give you a lot of hacks about how to deal with your stress, exam fear, and how to have amazing study skills to actually get a very good score in your exam. So before I start, let me ask you a favorite question of mine. Why studies? आप इतना पढ़ते हो तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये लोग मुझे इतना पढ़ने के लिए कहते हैं बट मेरे को पढ़ना क्यों है? What is that one basic rule because of which I have to study for my entire life? Even if you know there are a lot of people जो 30 के होने के बाद में भी, 30 साल के होने के बाद में भी they still study. तो आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मुझे स्टडी क्यों करनी है, मुझे सब लोग स्कूल में जाना कंपलसरी क्यों कहते हैं? बट लेट मी टेल यू, हियर्स अ फंडामेंटल रूल जिसके अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व होती है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. सबसे पहले when you take a new birth here in this beautiful world, you step into this beautiful सा छोटा सा world that is school life, जिसमें you have to learn a lot about plus minus multiplication division. You start talking with your teachers. आप books read करना सीखते हो, फिर history पढ़ते हो, फिर ये समझते हो कि दुनिया पहले कैसी थी, क्या क्या changes आए, how did the molecules start getting evolved, and then amoeba कैसे बनता था and what not. So this was all about the basic fundamentals जो आपने सबसे पहले सीखे. Now धीरे 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 जब आप हाई स्कूल में कन्वर्ट हुए, दैट इज़ योर कॉलेज लाइफ, तब आपको कहा गया कि आपको कोई एक स्ट्रीम चूज़ करनी है एंड देन आपको आपका करियर डिसाइड करना है, बिकॉज उस करियर के बेसिस पे आप आगे जॉब करोगे या बिजनेस. सो हियर्स माई पर्सनल सजेशन टू यू एंड इट इज़ ईदर आप किसी के अंडर काम करो और आप लोगों को अपने अंडर काम करवाओ. मतलब ईदर आप जॉब करो या आप बिजनेस करो. ये होने के बाद फिर आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो एंड पैसे कमाना स्टार्ट करने के बाद आपकी एक लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है. सो यू क्रिएट योर ओन लाइफस्टाइल एंड देन दैट इज़ वेयर यू नीड योर ओन फैमिली. बट वो अभी हमारा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट योर फ्यूचर फैमिली. सो दिस इज़ अ बेसिक नीड ऑफ हाउ डू यू गो अबाउट योर लाइफ, हाउ डू यू लिव योर लाइफ. तो ये सब कुछ करने के लिए बेसिकली आपको स्टार्ट एक प्रॉपर फाउंडेशन से करना पड़ेगा, विच मीन्स प्ले ग्रुप से लेके स्टैंडर्ड 12th तक के यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस एंटायर लाइफ, विच मीन्स अबाउट पीपल, अबाउट स्टडीज, अबाउट मैथ्स, अबाउट हिस्ट्री एंड अबाउट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हियर ऑन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. Alright, so 4 amazing outcomes that we are going to have out of this amazing video are: the first, why studies, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फिर भी हमको नहीं पता होता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो दैट इज़ वी आर ऑलरेडी डन विद. द सेकेंड इज़ अबाउट स्टडी स्किल्स, जिसके अंदर हम लोग 2 तरीके की स्टडी स्किल सीखेंगे. सबसे पहली इज़ अबाउट हाउ कैन वी रिवाइज इन अ मच फास्टर वे एंड द सेकेंड इज़ हाउ कैन वी मेक आवर कॉन्सेप्ट्स अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर. तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ द सेम. द नेक्स्ट इज़ अबाउट ओवरकमिंग फियर, विच मीन्स कि पहले हम समझेंगे कि एग्जाम फियर क्या होता है, स्टडी फियर क्या होता है, स्टडी स्ट्रेस क्या होता है. And the second is how meditation can be an amazing role player in this entire game. And the last would be about the soft skills. A lot of us do not know कि soft skills का importance क्या होता है, but जब तक कि हम standard 12th में चले जाते हैं और फिर अगर हम लोग ये skill सीखना start कर देते हैं तो तब तक हम already late हो जाते हैं. And इस दुनिया में जो competition चल रही है, I legitimately feel that we should develop our soft skills right from this age. So we are going to learn about that as well. So here are the 6 tips for smarter revising. So the first is pay attention in the class.
मेक श्योर कि टीचर जो भी सिखा रहा है, जो समझा रहा है, वो आप दिल से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करो और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सेकेंड इज़, इवन वाइल स्टडिंग, या अगर आप लेक्चर में भी बैठे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करो। And the next is about breaking it down into the chunks, because you have got a lot of syllabus to cover. It would be really better कि आप आपके syllabus को plan करो, छोटे छोटे parts में divide करो, daily routine बनाओ, target set करो and then you proceed with it. इसके अलावा you must be getting a lot of practice tests and a lot of projects. तो उसके हिसाब से you also make sure कि उस project को करने के बाद आपको उस project से क्या outcome मिलेगा. So that is again important to plan your projects. The next is about taking an amazing sleep. क्योंकि बिना 6 से 7 घंटे के नींद के you cannot feel fresh for the next coming day. And when you know कि आपको पढ़ना है अच्छे से, तो आपको एक अच्छे स्लीप की ज़रूरत है. So let's do that. Okay, so now let's jump towards the second amazing topic, which is going to make you conceptually stronger. So there are 4 different parts of understanding how can we make ourselves a little more conceptually stronger. So the first part is about understanding the retrieval practice. The second is spaced practice. The third is PQ4R method, and the fourth is the Feynman technique. So let me tell you, what is retrieval practice? Retrieval practice is actually based on a concept of remembering something which you have learned earlier थोड़ी देर के बाद. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टुडे यू हैव लर्न समथिंग, तो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर जो आपने आज सीखा है, अगर आपको कोई सेम चीज़ पर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 4 दिन बाद, तब आप ये प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हो. सो हियर कम्स व्हाट यू हैव टू डू. द फर्स्ट इज यूटिलाइज द प्रैक्टिस टेस्ट. जो भी टेस्ट आपको आपके स्कूल में मिलता है, मेक श्योर कि आप वो सारे टेस्ट के आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक से ना देखो. इंस्टेड आप कोशिश करो कि आप वो सारे आंसर्स खुद से वहाँ पर लिख पाओ. द सेकेंड इज स्टार्ट मेकिंग योर ओन क्वेश्चन. मतलब जब भी आप आपकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, तो थिंक अबाउट व्हाट क्वेश्चंस यू as a teacher would give to the students, and then उस लाइन के पास में वो क्वेश्चन लिख दो, so that whenever you revise it for the next time you will understand it कि यार हाँ ये क्वेश्चन है, तो अब अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे इस चीज़ का इस तरीके से आंसर लिखना है. And the third is about using the flashcards, which means फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको आज एक क्वेश्चन दे दिया, तो इंस्टेड ऑफ अगेन टर्निंग द पेजेस अराउंड योर टेक्स्ट बुक, प्लीज यूज द फ्लैश कार्ड, राइट डाउन योर आंसर एंड देन कंपेयर द आंसर विद द वन विच इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. So this is how you can actually practice the retrieval method in your day-to-day life, and especially जब आपके एग्जाम आने में हो and you have to actually recall everything that you have learned before. Alright, so here comes the second amazing technique, that is the spaced technique, which means कि अगर आपको बहुत टाइम तक के कोई चीज़ को, कोई कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, so this is the technique which is going to help you out. So let me tell you what exactly this technique is. देखो, आज अगर आपने कुछ स्टडी किया है एंड यहाँ से 2 महीने बाद में अगर उसी सब्जेक्ट का पेपर है एंड यू स्टिल नो कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स या ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन योर ब्रेन, सो व्हाट यू विल डू टुडे. अगर आपको आपके टीचर ने वो चीज़ सिखाई है, तो आज ही क्लास में बैठ के उसके अच्छे से नोट्स बना लो जो हमने पहले डिस्कस किया, एंड फिर घर जाने के बाद में फ्रेश होके एक बार आराम से उस चीज़ को पढ़ लो. आफ्टर दिस इज डन, व्हाट वुड यू डू द सेकेंड डे, दैट इज टुमारो, आप फिर से उस चीज़ को एक और बार पढ़ोगे और उसको रिवाइज करोगे. डे 3 पे, मतलब परसों, आप फिर से उस चीज़ को एक और बार पढ़ोगे. एंड द नेक्स्ट टाइम, दैट इज आफ्टर अ वीक, you would again go and revise it, and after 2 weeks you'll again go and revise it. Let me tell you why this is so. This actually works a little bit in terms of psychology, I would say. How it works is, आपका ब्रेन ना चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है, विच मीन्स कि अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है और आप वो सेम चीज़ कल भी पढ़ रहे हो, फिर वो सेम चीज़ आप परसों भी पढ़ रहे हो और फिर 1 हफ्ते और 2 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, इट एक्चुअली मीन्स कि वो ब्रेन उस टॉपिक को आपके दिमाग में स्टोर करके रखता है, so that when you are there on your exam table you would not forget this topic because you had revised it for more than 5 times now. So how would your brain allow you to forget this amazing concept? That's it.
Here's the fourth technique that we are going to learn, and it is about PQ4R. इतना complex नहीं है, don't worry. So P stands for preview. Preview मतलब before you start reading or studying any sort of chapter, let's do one thing. सबसे पहले तो एक flow chart बना लो, which means कि उस chapter को divide कर लो parts and pieces में, which means कि टॉपिक वाइज उसके नीचे आप लिख दो कि ये चैप्टर के अंदर इतने इतने टॉपिक्स है, एंड हर एक टॉपिक के नीचे जो भी सब टॉपिक्स होंगे आप वो भी लिख दो, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली एनालाइजिंग द फ्लो चार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू मिडिल टू एंड, यू विल अंडरस्टैंड कि उस चैप्टर का एक्चुअली करना क्या है, वो चैप्टर से सीखना क्या है और उससे सीखने लायक क्या क्या है. So this is how you are going to do preview. The next is questions. Q stands for questions, which means कि इस पूरे स्टडी के प्रोसेस में what you are going to do, you are going to create few questions जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उस चैप्टर में उससे रिलेटेड, या आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि यार नहीं ये टॉपिक का ये चीज़ मुझे एज अ क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप वहाँ वो क्वेश्चन मेंशन कर दोगे. The first R means read. ये जो भी आपने सब टॉपिक्स बनाए हैं with respect to the flow chart, आप उस हर एक टॉपिक को एक सेक्शन कंसिडर करो और वो सेक्शन को एक एक करके बिट्स एंड पीसेस में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उस चीज़ को पढ़ना शुरू करो. एंड देन अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको कोई एक्टिविटी, एक्सरसाइज, प्रोजेक्ट या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस चीज़ को आंसर करो. सो दिस इज हाउ यू रीड द इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज रिफ्लेक्ट. पूरे सेक्शंस और पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में नाउ गो एंड चेक वंस अगर आपने ये सारे चीज़ों के क्वेश्चंस को आंसर किया है क्या, जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है ऑब्वियसली वो, और अगर आपके मैम ने कोई आपको शॉर्ट नोट्स दिए होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के दिए होंगे तो उन क्वेश्चंस को भी. सो द थर्ड R स्टैंड्स फॉर डिसाइड. डिसाइड मीन्स आपने अभी तक की जो भी चीज़ें सीखी है, इधर आप उसको अपने भाषा में किसी और को समझा दो या तो फिर अपने भाषा में उसको एक पेपर लेके उसके ऊपर लिख दो, एंड देन कंपेयर इट विद द एंटायर फ्लो चार्ट दैट यू हैव मेड कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है वो सब की सब आपने वो पेपर पे लिखी भी है या नहीं लिखी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ R स्टैंड्स फॉर रिविव, विच मीन्स एक बार अब उस पूरे जर्नी को रिकॉल करो एंड थिंक अबाउट आपने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आंसर किया है या नहीं, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं पढ़ना, और अगर छूटा है तो उस टॉपिक को पढ़ लो, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन के आंसर को भी दे दो. The last technique that we are going to learn, and it is named as the Feynman technique. Now let's make it a little simpler. कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लर्न करना है and then you find it a little difficult to grasp, what you would do? It is well said that if you want to understand something बहुत दिल से और बहुत अच्छे से, what you have to do, you have to make the concept look more simpler. So here it comes what you have to do. Take a sheet of a paper. What you would do, जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है या जो आपको किसी और को समझाना है, उस सब्जेक्ट का नाम या उस टॉपिक का नाम उस शीट पे, उस पेपर पे सबसे ऊपर लिख दो. एंड फिर वो लिखने के बाद में जब आप उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो समझ नहीं आया, तो वो पढ़ने के बाद में देन यू राइट डाउन द एंटायर कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स इस पेपर के ऊपर, एंड देन यू अगेन गो बैक एंड देन यू चेक इफ़ यू हैव रिटन समथिंग कॉम्प्लेक्स इनटू इट. मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी यूज़ कर लेना, इधर उधर के कोई भी वर्ड्स डाल देना, या प्रोसेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, स्टेप 1 की जगह स्टेप 2 और स्टेप 2 की जगह स्टेप 3 लिख देना. ये सारी चीज़ें आप जाके एक बार चेक कर लो एंड देन करेक्ट योरसेल्व्स अगेन. ये होने के बाद व्हेन यू विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टेक एनी क्लोज पर्सन ऑफ योर्स, अगर हो सकता है तो घर में आने वाली काम वाली बाई को ही ले लो, उनको खड़ा कर लो और उनको खड़ा करके समझाओ कि देखो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस होता है, पहले झाड़ ऐसा होता है, फिर वो ये करता है, फिर वो करता है, फिर वो ऐसा करता है, फिर वैसा करता है, एंड देन हियर इट इज़ अ साइकिल which keeps happening. Okay, so this is how the Feynman technique works. Okay, so now here we are to the topic of how to overcome exam fear. मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आप लोगों को एग्जाम फियर आता है? एक सेकेंड, मुझे नहीं आता था, ओके, बट आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम इन देयर स्कूल टाइम्स. सो लेट मी टेल यू वन मेजर रीज़न जिसकी वजह से हमको एग्जाम स्ट्रेस आता है. सो द फर्स्ट रीज़न इज़
आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, झूठ तो बोलना मत। अगर आप प्रॉपरली एक टाइम टेबल बना के, एक रूटीन फॉलो करके, अपना स्टडी प्लान बना के उस हिसाब से चले होते तो शायद आप गाड़ी के पीछे अपने पापा के बैठने के बाद में भी स्कूल पहुंचने तक के वो बच्चा सिर्फ अपने बुक्स के पेजेस टर्न करते रहता था और रिवाइज करते रहता था, बिकॉज उसकी एग्जाम होती थी और वो लास्ट मिनट तक की रिविजन करता था। So let me tell you few amazing tips where you can really overcome this Sadusa exam fear, okay? So the first is create an amazing timetable, which means मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप जितनी भी देर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए आप उसमें देर शिद्दत से पढ़ो। So here you have to create an amazing timetable of how do you want to chop out your this huge syllabus into bits and pieces, and then आपको उसको कौन से दिन पे कैसे ख़त्म करना है और आपको एग्ज़ाम आने तक के कितनी रिविजन्स करनी है। Second is a study plan, which again involves a lot about how do you want to actually jot down the topics that you want to learn. आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, उसकी कितनी एक्सरसाइजेज है, उसके कितने रिविजन्स करने हैं, कितनी प्रैक्टिस टेस्ट देनी है एंड व्हाट नॉट। The next is about do not postpone your revisions until the last minute of your exam, which means वही कि आप स्कूटर पे बैठे बैठे बार बार वो पन्ने टर्न नहीं कर सकते एग्जाम अपीयर करने के पहले। So this is how you can actually start beginning your revision before 3 days, before at least 3 days of your exam. 3 दिन पहले से just start revising everything that you have learned. कोशिश करो कि आप एक पेज एंड पेपर लेके उसको बस लिखते चले जाओ कि आज मैंने ये टॉपिक स्टडी किया, इसका समरी ये है एंड इसके बाद में ये टॉपिक है, इसके बाद में ये चीज़ है। एंड देन ये सब कुछ करने के बाद में एग्ज़ाम के दिन जाने के पहले उस दिन रात को आपको सिर्फ उस चैप्टर की हेडलाइंस पढ़नी है। इसको कहते हैं स्किम द हेडलाइंस, विच मीन्स आपको सिर्फ उस चैप्टर की हेडलाइंस पढ़नी है, go through करना है, and then the next day when you are going to appear the exam, I assure you 100% that you are going to know. So the next pointer is pay close attention to almost every subject of yours. I understand हम में से अक्सर हमको मैथ्स का सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है, बट दिस डज नॉट मीन कि हम मैथ्स को स्किप ही कर दें, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में आपको उस सब्जेक्ट को तो अपीयर करना ही है। सो हियर कम्स व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज़ थिंक वाइल मेकिंग द एंटायर स्टडी प्लान एंड द टाइम टेबल दैट यू आर मेकिंग कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दो, हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स है आप सबकी इक्वल टाइम्स पर रिविजन करो, एंड स्पेशली उन सब्जेक्ट्स का रिवाइज करो जो आपको लगता है कि वो थोड़े से डिफिकल्ट है, so that you can assure yourself that you are actually prepared for the exam. The next is take breaks whenever required. It does not mean कि आप कोई पार्टीज अटेंड ही नहीं कर सकते, आप हैंग आउट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। You can definitely do that, but please make sure कि इन सब के चलते you create a balanced routine. The next is mark all the important dates and events. For example, ये ट्रिप सिर्फ उसी चीज़ के लिए है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स, इंसिडेंसेस या डेट्स एंड एनिवर्सरीज इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री। सो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हैज़ अ लॉट ऑफ डेट्स एंड इंसिडेंसेस टू बी रिमेंबर्ड। सो हियर इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, आप वो सारे चीज़ों को एक पेपर पे लिख लो। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेट्स ये है, और इस चैप्टर में ये किस्से और ये लॉज दिए गए थे। Here's the second part of how can we overcome our exam fear. So let me tell you friends, meditation has been one of the finest tools to overcome this common problem of all of us. तो मेडिटेशन से क्या होता है, एवरीबडी नोज़ कि मेडिटेशन करने के बाद में हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वी कैन फोकस ईजीली एंड वी कैन डायरेक्ट आवर एनर्जी, वी कैन क्रिएट आवर एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड वी कैन फोकस ऑन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. ऑल्सो वी कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस एज वेल.
So I understand कि even being a student in this particular phase of our life, we have to go to a lot of things apart from studies. There are a lot of things that we want to do, and उन सब चीज़ों को करने के लिए we want a stable mind. और इस stable mind को achieve करने के लिए we definitely should do meditation. Even I practice meditation and I have gotten amazing results out of this. So what happens if we do meditation? The first, you can improve your self-confidence, which means अगर आपके पास में एक strong और एक fine amount of energy अंदर से आ जाती है, तो it means that you can actually perform well in your tasks. और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो दैट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स. जब आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं तो तब एक्चुअली यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड देन यू थिंक कि यार नहीं, मैं तो इससे भी और अच्छा कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली डेवलप्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. द सेकेंड इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन. येस, इट डेफिनेटली इज. ये बहुत कॉमन सा अंडररेटेड स्टेटमेंट हो चुका है कि मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. अब तो शायद कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करना भी बंद कर देते होंगे, एंड अ लॉट of you must be having this excuse कि उनको दिन भर में टाइम नहीं मिलता है. But trust me, even if you meditate for 5 minutes daily, it is going to give you amazing results throughout the day, and you are going to feel much more peaceful in the entire day. So actually I feel that you should practice meditation. And the last is, एग्ज़ाम के पहले जो आप पन्ने पलटाते रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं एक और बार रिवाइज कर लेता हूँ, एक और बार कर लेता हूँ, एक और बार कर लेता हूँ, पर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो मेडिटेशन करने के बाद यू वुड एक्चुअली रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ रिविजन्स. सो व्हाई कैन नॉट वी डू दिस जस्ट ऑन द आस्क ऑफ 5 minutes per day? Okay, here comes the last part of this video. So today we are going to talk about soft skills. Now what exactly soft skill means? Soft skills मतलब anything that reflects your personality. And as we keep on saying, आपने ये कहीं सुना होगा that your personality speaks. Which means that हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ तरीका होता है रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, बात करने का एंड वॉट नॉट. तो वो सारे तरीकों को जब कोई थर्ड पर्सन देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है. सो दिस इज़ हाउ योर सॉफ्ट स्किल्स स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड अबाउट यू एज वेल. सो टुडे as a student, as a school student, I would tell you, I would recommend few amazing soft skills that you should definitely learn. So let's start it by understanding the first ever soft skill, which is very important, and that is communication. Now just imagine the childhood memories. क्या किया होगा आपने? धीरे धीरे एक एक लेटर से, एक एक अल्फ़ाबेट से आपने लेटर्स बनाए, फिर वो लेटर से आपने वर्ड्स बनाए, फिर वो वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाए, फिर सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करके पैराग्राफ बनाया, एंड देन प्रॉब्ली इधर आपने उसको कोई लिखा होगा, कहीं बोला होगा या कहीं से सुना होगा. सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, or you probably might have got the sense of the communication. So now what you guys will have to do, there are a lot of YouTubers who work on this जो आपको communication tips बहुत अच्छे से समझा देंगे, and there are few real rules of communication as well. तो आप लोगों को वो communication skills सीखनी है, then go to the very good teacher of your school जो आपकी favorite हो, जिनसे आपको बात करना बहुत पसंद हो, या मे बी कोई भी एक काउंसलर के पास में जाके you just keep on talking with them, so that धीरे 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 when you practice all of this communication skills जो आपने YouTube videos से सीखे होंगे, so when you practice all of this communication skills you would actually understand कि आप आपके communication को बहुत improve कर रहे हो. So I will give you a finest and a live example. What if अगर मेरे सामने मेरी friend खड़ी है and मैं उससे बात कर रही हूँ, so I would be very informal in my language. But what if मेरे सामने मेरी principal खड़ी है and मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो I would actually have to have a very 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 formal language. तो इसी तरीके से हम लोग हमारे communication को अलग अलग parts में divide करते हैं, और हम लोग communication के through ये समझते हैं कि किस इंसान के सामने किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को रखना चाहिए, क्या क्या और तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को रखने के लिए, और किस तरीके से हमको जो पहुंचाना है वो हम सही तरीके से पहुंचा दें. सो हियर इट इज़ द फाइनल कंक्लूजन दैट व्हाई कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट.
Okay, now here comes an amazing soft skill which is teamwork. Now let me tell you, we have got a lot of subjects to learn with, correct? अब ये हर एक subject में there must be a lot of projects. वो projects में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो individual या तो group. तो individual में तो सिर्फ आपको खुद से ही डील करना है, but when it comes to group project, you will have to deal with the rest of your members. So now let me tell you how do you do that. First of all, there are gonna be a lot of learnings for you out of this group project. Let me tell you how. So the first learning would be, when you deal with people, you learn a lot from them. So now what would you do? सबसे पहले उस ग्रुप में आप ये डिसाइड कर लो कि किसको कौन से टास्क करने हैं, एंड देन सबको कह दो कि तेरे लिए ये टास्क करने की डेडलाइन ये है, एंड देन ऐसा करते करते आप सबकी एक डेडलाइन फ्रीज हो जाएगी. दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अ ग्रुप प्रोजेक्ट प्लान. ये प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद में व्हेन यू विल गेट एन अमेजिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट, यू वुड सी दैट योर टीम वर्क हैज़ मेड एन अमेजिंग आउटकम. तो इसी तरीके से यू गाइज विल हैव टू एक्चुअली डिसाइड कि किस इंसान को कितना काम करना है, कौन से तारीख तक करना है, एंड देन हाउ डू यू वांट टू कंपाइल इट ऑल. सो ये करते करते व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर ग्रुप, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आप ही के माइंडसेट के तरीके से चलेगा. तो समवेयर डाउन द लाइन यू विल हैव टू एडजस्ट विद देम, यू विल हैव टू मेक थिंग्स क्लियर टू देम, एंड ऑल्सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से. So this is a small trick about how to deal with people. So the next important soft skill is networking. Now let me tell you, networking एक बहुत professional term है जिसका अक्सर मतलब students अपने graduation life होने के बाद में समझते हैं. But here it is an amazing opportunity for all of you to understand why networking is important. So let me tell you what networking exactly means. Networking means अगर हम कोई भी एक family function में जा रहे हैं, so we actually meet a lot of people around us. वो कितने सारे relatives होते हैं और कितने सारे हमारी एज के बच्चे होते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें उनसे क्यों बात करनी है, हमें क्यों ही उनसे फ्रेंडशिप करना है. बट दिस इज़ वेयर नेटवर्किंग टेक्स प्लेस. ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी सारी इवेंट्स जहाँ पे यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल और you are surrounded by a lot of people whom are directly or indirectly related to you. So you definitely should initiate a conversation and then start knowing the people, because let me give you an amazing life lesson. The lesson is life revolves around people, and आप कुछ भी कर लो आपके लाइफ में, you always have to face people around you. Even if you are doing a job, you have to work with a lot of people. Even if you are doing a business, you have to deal with a lot of people. Even you are making relationships, you have to make it with people, and this is how you have to deal with people. So I completely believe that you should always keep on networking. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे कोई असाइनमेंट नहीं आया एंड वो सेम चीज़ मेरे किसी रिलेटिव के पास में भी है, बिकॉज हम दोनों सेम स्कूल से, तो व्हाट वुड आई डू? अगर वो फ्रेंड मेरा दोस्त है, अगर वो इंसान मेरा दोस्त है, तो व्हाट आई वुड डू, आई वुड कॉल हिम, क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि मैं उसके साथ नेटवर्क कर चुकी हूँ. तो अब मैं उस इंसान को कॉल करके बोलूँगी कि डूड, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. एंड दिस इज़ हाउ नेटवर्किंग हेल्प्स यू. तो ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया, बट व्हेन यू विल फर्दर अचीव अ लॉट ऑफ गोल्स इन योर लाइफ, you will actually understand the importance of networking. So do not forget to network even with me when I'm here on the virtual screen. And last but not the least, we have attitude. Now what is attitude? Attitude is something that your behavior or your actions speak about. So somewhere down the line, I feel the way you take decisions, the way you approach towards the problem, and the way you think about problems, the way you find solutions for the same is what defines your attitude. तो ऐसा होगा बहुत बार कि आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, लेट मी बी क्लियर. तो आपको ये सारे चीज़ों को फेस करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है. पता है, जब आप कोई प्लेसमेंट के लिए जाते हो, जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल ऑब्जर्व इन you is the attitude that you carry in your personality. So that is one of the most important factors which speaks about your personality, and your personality has got a lot of soft skills. So again here, attitude is a part of a soft skill which is important for you to develop. अब इसको develop करने के बहुत सारे तरीके हैं. You might go and listen or read about the self-help books,
as in how you can win, or let's say how can you create your own timetable, or maybe time management, something of that sort, which actually feeds your mind with few positive thoughts and which makes you a little bit more confident. So I believe कि आप सब लोग एक positive attitude रखोगे. So finally, here we are at the end of this amazing video. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी. So right from where we started, as in why studies are important, आपको studies क्यों करनी है, to the end of actually understanding how to carry a positive attitude in yourself. So I personally believe कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, and out of all of this learnings I would also believe कि आप इन सब को positively execute करोगे. So here is Sneha Tauri from the team of AICP. I wish you all good luck for your exams, and कुछ भी लगता है तो please do not forget to contact us. All the best.